दोस्तों आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जेनजी या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो एक बहुत बड़ी दुविधा में है। असल में होता क्या है, और मैक्सिमम यंगस्टर्स इससे रिलेट करेंगे कि बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल ड्रिंक करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई फैमिली फंक्शन हो तो वो फैमिली के लोगों के सामने या फिर उनके साथ बैठ के ड्रिंक नहीं कर सकते। ना ही वो किसी बार में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहां पे वो खुल के ड्रिंक करें, या फिर कभी कभार उनको इस तरह की जगहें चूज करनी पड़ती हैं जो उनके लिए कभी कभार बहुत भयानक भी हो सकती हैं। जैसे कुछ ऐसे एरियाज जहां पे लोग आते जाते ना हो, ज्यादातर अंधेरा रहता हो और उनको भी अंधेरे में ही ड्रिंक करनी पड़ती है। अब ये जो जगहें होती हैं ये कभी कभार बहुत भयानक भी हो सकती हैं। वहां पे रहने वाली किसी पैरानॉर्मल एंटिटी या फिर भयानक चीज की वजह से नहीं, बल्कि वहां पे रहने वाले इंसानों की वजह से। आई नो आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन जब आप आज का इंसिडेंट सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस पे कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया उत्तराखंड के रहने वाले योगेश ने। योगेश ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ कोई बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं है, बल्कि पिछले साल यानी कि 2025 के मॉनसून के टाइम पे ही ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। योगेश ने बताया ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था ये उनके मास्टर्स के फाइनल ईयर में हुआ था। इससे पहले उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी उस ड्यूरिंग उनका सिर्फ एक दोस्त था जिसका नाम था राज, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे उनके ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ और दोस्त बनते हैं, और उसके बाद जब मास्टर्स का टाइम आता है तो कुछ और दोस्त बनते हैं। लेकिन इन सब में से 4 दोस्त थे जो कि एक साथ ही रहा करते थे। मतलब योगेश और राज को छोड़ के 2 और दोस्त थे इनके। इनका नाम था ऋषभ और आकाश। अब इन्होंने क्या फैसला किया, यूं तो जब ये मास्टर्स में इन्होंने एडमिशन ली थी उसी ड्यूरिंग उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये सारे के सारे रहने वाले भी उत्तराखंड के थे, मतलब अलग अलग विलेजेस से थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने फैसला किया कि ये सारे के सारे अपने कॉलेज के पास ही के एक फ्लैट में रहेंगे, जिसको वो रेंट पे लेंगे और वहीं पे इकट्ठे रहेंगे, फन करेंगे जिंदगी में। अब इसी के चलते वो अपनी फैमिलीज को कन्विंस करते हैं, और मॉनसून के टाइम वैसे भी जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो ज्यादातर बंद हो जाते हैं। यही झांसा वो अपनी फैमिलीज को देते हैं और फैमिलीज भी कहीं ना कहीं उनकी ये बात मान जाती हैं। अब इसके बाद इनका जैसा प्लान था 2024 में ये चारों दोस्त एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरह का इनका प्लान था उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे दोस्त 2024 में जब मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक ही था, चारों की दोस्ती अच्छी थी, एक साथ कॉलेज जाना, एक साथ कॉलेज से वापस आना, शाम को एक साथ घूमने जाना। लेकिन इसके अलावा योगेश ने बताया एक चीज थी जो कि उनके फेवर में नहीं थी। जहां पे उन्होंने ये फ्लैट लिया था उसके जो ओनर्स थे वो भी ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे, और ये जो इनका फ्लैट था ये उसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे था। अब यहाँ पे इनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। इन सब के फैमिली मेंबर्स के नंबर लिए गए थे, इनकी माँ के, इनके पिता के, और इनको ये बताया गया था कि इस फ्लैट में कोई शोर नहीं मचाएगा, इस फ्लैट में किसी तरह की कोई मस्ती नहीं होगी, और रात को 10 बजे के बाद कोई शोर भी नहीं होगा। इसके अलावा लड़कियों का आना जाना वहां पे बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था। अब ये जो चीज थी इन चारों लड़कों को, योगेश और उसके दोस्तों को माननी पड़ी थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि ये जो फ्लैट था ये उनको नॉर्मल रेंट पे मिल गया था, लेकिन बहुत अच्छे से फर्निश्ड था। अब यहाँ पे उनकी फैमिली भी प्रेफर करती है कि वो यहीं पे रहें, क्योंकि इनमें से जो राज था उसकी फैमिली के कुछ नोन थे जिनके ये रिश्तेदार थे, और मतलब एक दूसरे से होते हुए बात इस फ्लैट तक पहुंची थी। और उन्होंने उनको स्पेशली बताया था कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा करे, कोई लगे आपको कि गलत आदत है, कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो हमें बताएं इसके बारे में। इसी के चलते योगेश ने बताया कि इनको ना चाहते हुए भी वहां पे डर के रहना पड़ता था। कुछ फ्रीडम के पार्ट्स थे जो वो अपने फ्लैट में नहीं कर पाते थे। उनका कभी कभार मन होता कि रात को वो एंजॉय करें, रात को वो खुल के बातें करें, रात को वो म्यूजिक बजाएं और नाचें। कभी कभार किसी का बर्थडे आ जाए तो भी चीजें उनके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली हो जाती थी। खैर फिर भी उन्होंने बताया कि एक साल तो उन्होंने जैसे तैसे निकाल लिया था। अब दूसरा साल 2025 का ये मॉनसून का समय चला हुआ था। इनमें से जो ऋषभ नाम का लड़का था इसका जन्मदिन आने वाला था इसी ड्यूरिंग, तो इन दोस्तों ने कुछ प्लानिंग की। योगेश ने बताया इस समय तक कभी कभार ओकेजनली वो ड्रिंक भी करना शुरू कर चुके थे। मतलब ऐसा होता कि ये चुपके से
अपने बैग्स में ये बोतल्स छुपा के ले आते, अपने रूम में बैठते, अपने फ्लैट में बैठते, वहां पे ड्रिंक करते, लेकिन उसके बाद कोई फन नहीं करते, बस आराम से सो जाते, क्योंकि वो जानते थे अगर शोर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन इस दौरान जब ऋषभ का बर्थडे आया था तो उन्होंने प्लान किया कि वो ये सेलिब्रेशन जो करेंगे वो अपने इस फ्लैट से दूर जाके करेंगे। रात को 12 बजे खुल के शोर मचाएंगे, क्योंकि वैसे भी इनका ये फाइनल ईयर चल रहा था और इसके बाद यू नेवर नो किसकी लाइफ किसको कहां पे ले जाए। और वो ये भी नहीं जानते थे कि उनको इतनी फ्रीडम आगे मिलने वाली है भी या नहीं। इसी के चलते इन सारे दोस्तों ने प्लान किया कि वो ये बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करेंगे। सब थोड़ी थोड़ी कलेक्शन इकट्ठी करते हैं। बर्थडे वाला जब दिन आता है तो अब इनकी प्लानिंग ये चल रही थी कि आखिरकार सेलिब्रेट कहाँ किया जाए। किसी टूरिस्ट प्लेस पे वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे इस तरह से यंगस्टर्स का बैठना कहीं ना कहीं किसी को भी प्रॉब्लम दे सकता था और शायद बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए आ जाती। किसी बार में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको ये भी डर था कि कहीं कोई जो उनके ऑनर है उनमें से वहां पे ना दिख जाए, कहीं किसी का कोई रिलेटिव वहां पे ना दिख जाए, क्योंकि ये जो सिटी एरियाज होते हैं आपको कभी भी पता नहीं होता कि कौन इंसान कब और कहां से आ जाए। अब ये सारी प्लानिंग करने के बाद इनके दिमाग में एक जगह के बारे में थॉट आता है। कभी कभार योगेश और राज बाइक पे जाया करते थे और वो घूमते घूमते अलग अलग जगहों पे जाया करते थे। अब ये जो 2025 का समय था, मॉनसून का समय था, इस समय बहुत सारा जो हाईवे का काम था वो लगा हुआ था, लेकिन जो हाईवे के रूट्स थे वो पुराने रोड से होके नहीं जा रहे थे। मतलब बीच बीच में मेन रोड का डाइवर्जन होता और हाईवे कहीं और से निकाला गया होता। अब ये जो हाईवे वाले रोड होते ये लगभग 400-500 मीटर तक बन गए होते, लेकिन उसके आगे जाके कहीं ना कहीं ब्रिज का काम लगा होता और जहां पे ये ब्रिज का काम लगा होता उसके आगे का रोड बंद होता। इसी के चलते जो लोग यहां से आते जाते थे उनको पुराना रूट ही लेना पड़ता था। ये डाइवर्जन से होके पुराने रास्ते से होते हुए जाते थे और ये जो नया रास्ता था इसका ये जो 400-500 मीटर वाला वे था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब इस सारे के सारे रास्ते में जो रोड प्रिपेयर हो रहा था, इसी रास्ते में 400-500 मीटर के स्ट्रेच में एक ओवर ब्रिज बना हुआ था जहां से लोग पैदल ये रोड क्रॉस कर सके, क्योंकि जब गाड़ियां चलेंगी फुल फ्लेज उसके बाद लोगों के लिए इजी नहीं होगा रोड को क्रॉस करना। तो गवर्नमेंट ने पहले से ही ये सारे के सारे इंतजाम किए हुए थे। अब उन्होंने प्लान किया कि वो रात को जाएंगे, इसी जगह पे पहुंचेंगे। ये जो ओवर ब्रिज है ये काफी खुला था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशंस में भी होता है एक ओवर ब्रिज, जहां से होते हुए आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाते हैं। उसी तरह का एक ओवर ब्रिज इस रास्ते पे भी बनाया हुआ था। ये चारों दोस्त निकलते हैं, केक लेते हैं, बॉटल लेते हैं और साथ में खाने पीने की चीजें लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं इसी अपनी लोकेशन के लिए। ये जो निकले थे वो चुपचाप से निकले थे, मतलब इस तरह से दबे पांव ये निकलते हैं कि जो उनके ऑनर्स थे जो सोए हुए थे उनको कानों कान खबर ना हो। बाइक्स को भी बिना स्टार्ट किए गेट से बाहर तक लेके जाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करके निकल जाते हैं। खैर अपनी लोकेशन पे ये 11:30 पौने 12 बजे के अराउंड पहुंचते हैं, जिसके बाद प्लान इस तरह से था कि पहले केक कटिंग होगी 12 बजे और उसके बाद इनका सेलिब्रेशन चलेगा। वो लेट नाइट तक वहीं पे बैठेंगे। इनके फेवर में कुछ चीजें भी थी। इनका प्लान था कि अगले दिन ये कॉलेज नहीं जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और ये एक लोती ऐसी चीज थी जिससे ये जो ओनर आंटी थी इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मतलब वो कॉलेज जाएं या ना जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वहां पे शोर नहीं होना चाहिए रात को 10 बजे के बाद। खैर अब ये वहां पे पहुंचते हैं, केक कटिंग होती है और उसके बाद धीरे धीरे ड्रिंक करना शुरू करते हैं। ये जो एज होती है, इस एज में वैसे भी यंगस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट होता है इन चीजों में, बहुत एक्साइटमेंट होती है इन चीजों की और वो ड्रिंक के साथ चीजें खाना पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन योगेश ने बताया वो जानते नहीं थे कि उनकी जिंदगी का एक भयानक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आने वाला था। असल में जैसे ही वो ड्रिंक कर रहे थे उनको वहां बैठे बैठे लगभग 1-1.25 घंटा हो गया था। वक्त हो रहा था लगभग 1:30 बजे के आसपास। जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, कोई गाड़ी उस रास्ते से आ जा नहीं रही थी। मतलब ये जो हाईवे का काम करने वाले ट्रक होते हैं या गाड़ियां होती हैं वहीं वहां से आती जाती हैं। लेकिन मॉनसून के दौरान जब मौसम खराब होता है तो बीच बीच में काम रुक भी जाता है। इसी तरह का था। जो मौसम था वो काफी क्लाउडी था, कभी भी बारिश पड़ सकती थी और इसी के चलते ये जो दोस्त थे ये जरूरी चीजें अपने साथ लेके नहीं गए थे। मतलब भीगने का भी इनको कोई डर नहीं था। योगेश ने बताया ये जो समय हो रहा था ये हो रहा था लगभग 1:30-2 बजे के अराउंड का रात के। अब जिस तरह से वो वहां पे आए थे क्योंकि उनको पता था वहां पे कोई भी नहीं होगा, उसी तरह से कुछ और लोग भी आते हैं जो कि उनको क्लियरली दिख रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस भी यही थी
प्रॉबेबली कोई भी इंसान यहाँ पे इस समय होगा नहीं। लेकिन उनके इंटेंशंस और इनके इंटेंशंस बिल्कुल अलग थे, और जो उनके इंटेंशंस थे वो किसी भी इंसान को डरा के रख दे। योगेश ने बताया क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे थे, इसी के चलते उन्होंने अपने फोन बिल्कुल पॉकेट में रखे हुए थे, किसी भी तरह की कोई भी लाइट्स ऑन नहीं की थी, ताकि अगर गलती से भी कोई इंसान दूर से गुजरता है या अंधेरे में निकलता है तो उसको भी वो दिखाई ना दे। वो वहीं पे बैठे हुए थे। अचानक से उनको दिखता है कि उनसे लगभग 200 मीटर की दूरी पे कुछ लोग हैं, मतलब 3-4 लोग होंगे, जिनके उनको पैर दिख रहे थे, लातें दिख रही थी। और इसका एक कारण था। कारण ये था कि ये जो लोग चल रहे थे, इन्होंने अपने हाथों में आग के जलती हुई एक लकड़ी पकड़ी थी, जिस तरह से पुराने समय में लोग मशाल लेके चलते थे या फिर एक जुगनू लेके चलते थे। और इसके अलावा उनके हाथ में बहुत सारी और भी चीजें थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उपला पकड़ा हुआ है जिसमें आग लगाई है और उससे बहुत ही ज्यादा धुआं उठ रहा है। वो किसी भी तरह की बातचीत नहीं करते, परेशान नहीं होते, वैसे भी काफी हद तक ड्रंक थे, पर इतने भी नहीं थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मतलब वो उस तरह के ड्रंक थे कि यहाँ पे किसी भी इंसान का फन करने का मन करे, उस तरह का उनका मन था। लेकिन वो चुपचाप से देख रहे थे कि आखिरकार ये लोग जा कहां पे रहे हैं। उन्होंने देखा वो लोग खेतों से होते हुए आते हैं, हाईवे का एक पार्ट जो था वन वे क्रॉस करते हैं और बीच में जो डिवाइडर वाला पार्ट था वहां पे रुक जाते हैं। 3 से 4 लोग थे, किसी की शक्ल उनको नहीं दिख रही थी। ये सारा का सारा सामान वो वहीं पे रखते हैं जो रोड के बीच का डिवाइडर था। अब वहां पे ये चीजें रखी जाती हैं, कुछ चीजें वो करते हैं वहां बैठ के लगभग 5 से 10 मिनट, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें यहीं पे छोड़ के ये लोग वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अंधेरे में इनको हल्की हल्की परछाइयां दिख रही थी। ये जलती हुई चीजें रोड के बीच में डिवाइडर में उनको दिख रही थी। उनको समझ ना आए कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। मतलब कि मॉनसून का समय था, हो सकता है किसी इंसान को बारिश के मौसम की वजह से ठंड लग रही हो तो उसने आग जलाई हो, लेकिन इस आग के पास कोई भी इंसान नहीं था। दूसरी तरफ इस आग के पास बहुत ही ज्यादा धुआं उठ रहा था, जैसे ये जो गोबर का उपला बनाया हुआ है इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है जलाने के लिए, जिसकी वजह से ये धुआं बहुत तेज है। आमतौर पर गांव में लोग मच्छरों को भगाने के लिए इस तरह का धुआं करते हैं, लेकिन वो अपने जानवरों के लिए करते हैं। यहाँ पे कोई जानवर नहीं था। धीरे धीरे उनके दिमाग में चीजें आनी शुरू होती हैं। उनको लगना शुरू होता है शायद कोई इंसान है जो किसी तरह का ब्लैक मैजिक का रिचुअल करके गया है, किसी के ग्रह उतार के गया है, या फिर कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे किसी के ऊपर से रोटी फेंकना, किसी के ऊपर से कुछ सामान किन्हीं चीजों को समर्पित करना जो चीजें उसको परेशान कर रही हो। और इसी तरह का होता है इस ड्यूरिंग। चुपचाप से लोग आते हैं, कुछ चीजें रखते हैं और बिना पीछे देखे निकल जाते हैं। इन लोगों ने भी कुछ इस तरह का किया था। योगेश ने बताया उनको और उनके दोस्तों को ये चीजें समझ आ गई थी, क्योंकि वो खुद भी गांव से थे और इन चीजों के बारे में बहुत समझते थे। और इसी के चलते जहां पे अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, कोई भी इंसान होता, तो वो डर जाता इनफैक्ट। लेकिन इनका वही मूड हुआ था फन करने वाला। ड्रिंक करने के बाद इंसान अपने कंट्रोल में कम रहता है, और इसी के चलते इनके दिमाग में एक अलग ही उपज पैदा होती है। ये प्लान करते हैं कि वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि आखिरकार इसमें है क्या, और अपने मतलब की चीज हुई तो उसको उठा के भी लेके आएंगे। योगेश ने बताया यहाँ पे वो भी डरा हुआ था, और राज जिसके साथ वो काफी टाइम से रह रहा था, उसके जो इंटेंशंस थे, एक्सप्रेशंस थे, बात करने का तरीका था, वो बता रही थी कि वो भी डरा हुआ था। लेकिन जब ग्रुप में 1-2 दोस्त हिम्मत करते हैं, स्पेशली जब ड्रंक हो, तो बाकी भी हिम्मत करना शुरू कर देते हैं। योगेश ने बताया वो भी हवाबाजी करना शुरू कर देते हैं, और इसी के चलते प्लान के अकॉर्डिंग वो सीढ़ियां उतरते हैं ओवर ब्रिज की, और इसी डिवाइडर की तरफ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बहुत ही ज्यादा स्पीड से। जैसे वहां पे पहुंचते हैं उन्होंने देखा कि कुछ चीजें वहां पे पड़ी थी। चूड़ियां थी, लाल रंग का एक कपड़ा था, एक मटका था जिसको ऊपर से कवर किया गया था, मिट्टी का ही ढक्कन उस पर रखा गया था, और इसके अलावा एक उपला था गोबर का जिसमें से ये धुआं उठ रहा था, और उसके साथ ही कोयले रखे हुए थे जहां से ये रोशनी निकल रही थी या फिर जो आग जलाई हुई थी। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह के मोमेंट्स पे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन ये एक अलग ही हिम्मत लेके आए थे। इसी के चलते योगेश ने बताया कि इनके साथ जो ऋषभ था वो इस मटके को उठाता है, और जैसे इस मटके को टेढ़ा करके देखता है, फोन की फ्लैशलाइट इस पे मारी जाती है, तो वो देख के हैरान थे। इसके अंदर चावल थे और कुछ मीट के पीसेस पड़े हुए थे जो प्रोबेबली मटन था। और दूसरी तरफ ये जो मटका रखा हुआ था, इसके साइड में एक डब्बा पड़ा था। उस डब्बे को जब वो खोलते हैं तो उसमें मिठाई थी। अब उनके दिमाग में ये आता है कि सारे सामान को हम खाएंगे, मतलब जो चावल और मीट था उसको हम कंज्यूम करेंगे, या फिर चखने की तरह या फिर खाने की तरह।
और जो मिठाई है उसको खाएंगे डिजर्ट की तरह। बिना सोचे समझे वो ये सारा सामान उठाते हैं, बाकी चीजें उनके मतलब की थी ही नहीं, और इसी के चलते सामान को उठा के वो वापस से ओवर ब्रिज पे जाते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं और फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं जो बची हुई थी, और साथ में ये चीजें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अपना खाना खाते हैं और जो मटका इन्होंने लिया था इसको ओवर ब्रिज से ही खेतों वाली साइड फेंकते हैं। वहां पे पत्थर थे और ये मटका टूट जाता है। इसके अलावा ये जो मिठाई बची हुई थी, इस मिठाई को भी वो कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो नीचे सड़क में चले जाते हैं। वो जानते थे ये जो वक्त हो गया था 2:30 पौने 3 बजे का, इस समय कोई भी इंसान यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं बनता। इसी के चलते वो इस रोड पे गाने लगा देते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी तरह से वो अपनी एज के हिसाब से पूरा फन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान योगेश ने बताया सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ उनके साथ हुआ था। बाकियों के फोन की फ्लैशलाइट्स ऑफ थी और एक फोन में गाने लगे हुए थे जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि हर एक इंसान उनको क्लियरली दिख जाए। अब जब इस तरह के अंधेरे में कोई भी इंसान होता है तो आपको पता नहीं होता कि आपके सामने कौन इंसान है, आप बातचीत करके ही पता लगाते हो। और जब यंगस्टर्स इस तरह के माहौल में होते हैं तो वो इन चीजों को ज्यादा सोचते भी नहीं है इनके बारे में। इसी के चलते योगेश ने बताया पहला इंसिडेंट यहाँ पे अजीब सा उनके साथ हुआ। अब उनके कंधे पे कोई हाथ डालता है, उनको लगा शायद राज होगा, और वो उनको अपने साथ लेके बाकी के दोस्तों से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे ले जाता है, जहां भी उनको रियलाइज होता है कि ये जो शख्स है जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है वो आखिरकार है कौन, मुझे अपने साथ कहां लेके जा रहा है। और अभी तक जितना डिस्टेंस कवर किया है लगभग 15 से 20 सेकंड लगे थे उनको इस डिस्टेंस को कवर करने में। इस ड्यूरिंग वो इंसान कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप से अपना कंधा नीचे से हटाते हैं, घूम के देखते हैं वहां पे कोई भी नहीं था। फ्लैशलाइट ऑन करते हैं, वहां पे सच में कोई नहीं था। जो उनके तीनों दोस्त थे वो उनसे 50 से 60 मीटर की दूरी पे वही फन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आखिरकार ये कौन शख्स था? योगेश को समझ नहीं आ रहा था रियलिटी में ये हुआ है या फिर वो ड्रंक हैं इस वजह से उनको ये महसूस हो रहा है। उन्होंने ज्यादा महसूस नहीं की चीजें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं की। उनको लगा अगर दोस्तों को उन्होंने इस समय ये चीजें बता दी तो दोस्त उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। वो भागते हुए इसी फ्लैश लाइट में दोस्तों के पास पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से वो फोन में गाने लगाना शुरू करते हैं, डांस करना शुरू करते हैं, लेकिन इसी दौरान हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो ये सब प्लान करते हैं कि वैसे भी 3 सवा 3 बजे का समय होने वाला है, तो फटाफट से अपनी बाइक्स उठाते हैं और अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं ताकि आंटी को डाउट ना हो। ये जो आंटी थी वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करती थी, उनको ये लग रहा था बीच में भटक जाए, प्रॉब्लम हो जाए, रुकना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी हो तो वो पकड़े जाएंगे। इसी के चलते 2:15 बजे के अराउंड वो वापस अपने फ्लैट के लिए निकल जाते हैं। योगेश ने बताया वो और राज एक बाइक पे जा रहे थे, ऋषभ और आकाश दूसरी बाइक पे जा रहे थे, लेकिन राज और योगेश ये आगे वाली बाइक पे चले हुए थे। उन्होंने बताया जैसे वो अपने फ्लैट के पास पहुंचे थे अचानक से उनको ऐसा दिखा कि जो दूसरी बाइक है वो उनको क्रॉस करके गई है। बाइक का वही नंबर जो ऋषभ की बाइक का था। दूसरी तरफ कपड़े भी उन इंसानों ने सेम पहने थे। वो समझ गए कि अपने ही लोग गए हैं। योगेश और राज भी इनके पीछे ही निकल जाते हैं। अब वो उनके पीछे पीछे राइड कर रहे थे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर राइड करने के बाद जब वो एक सुनसान एरिया में पहुंचे अचानक से आगे वाली बाइक उनके आगे थी ही नहीं, वो एकदम से डिसअपियर हो गई। अब ये जो मोमेंट था यहाँ पे ये बाइक जो थी ये इन दोनों ने देखी थी और इसका डिसअपियर होना ये भी इन दोनों ने देखा था। अब ये किसी तरह का वहम हो सकता था अगर एक इंसान ने देखा होता, लेकिन ये किसी तरह का वहम नहीं था। अब क्योंकि वो निकल गए थे तो इसी के चलते योगेश और राज ने भी उनको फोन नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने उनका पीछा करना सही समझा कि हो सकता है फन करने का मन हो, थोड़ा आसपास घूमने का मन हो। लेकिन इसके बाद जब उनको क्लैरिटी मिलती है कि ये एकदम से गायब कैसे हो गए, तो यहाँ पे जो राज था वो ऋषभ को फोन करता है और जैसे ही फोन करता है तो वो एकदम शॉक्ड थे। सामने से ऋषभ कहता है कि वो तो अपने फ्लैट पे पहुंच गए हैं, उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और वो तो रेस्ट कर रहे हैं। अब यहां से ये जो ऋषभ की आवाज थी वो किसी भी तरह का उनको मजाक भी नहीं लग रही थी। जो योगेश था और जो राज था ये सुनने के बाद लिटरली डर चुके थे। इसी के चलते वो फटाफट से बाइक घुमाते हैं बिना सोचे और अपने फ्लैट की तरफ जाते हैं। इतने डरे हुए थे कि उनको गेट के बाहर ये भी भूल गया था कि उनको बाइक बंद करनी है और हाथ से पकड़ के गेट के अंदर लेके जानी है। गेट के अंदर तक ही वो उसको स्टार्ट करके ले जाते हैं। ये जो आवाज थी इसी वजह से आंटी भी जग चुकी थी। उनकी कमरे की लाइट ऑन होती है, लेकिन इससे पहले वो बाहर निकल पाए राज और योगेश भागते हुए अपने फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। आंटी उठी तो थी, लेकिन उन्होंने उनसे पूछना बेहतर नहीं समझा। उनको लग रहा था
शायद किसी इमरजेंसी के तहत गए होंगे प्रोबेबली। जैसे ही योगेश और राज ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा सच में उनके दोस्त ऊपर चेंज करके आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। उन्होंने ये सारा इंसिडेंट ऋषभ और आकाश को बताया, लेकिन वही होता है जो यूजुअली ऐसे दोस्तों के बीच में होता है, वो उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ऋषभ और आकाश को समझ आ गया था, उनके एक्सप्रेशन देख के, उनका डर देख के और कांपते हुए शरीर को देख के, कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो उनके साथ गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम ड्रंक थे, कोई और इंसान गया हो जिसको तुमने हम समझ लिया हो और पीछा कर लिया हो सकता है बीच में उनका घर आ गया हो तो उन्होंने डाइवर्जन ले लिया हो। अब जब इस तरह के मोमेंट्स होते हैं ना, तो कोई भी इंसान कहीं ना कहीं से होप ढूंढता है कि जो नेगेटिव चीजें उसके साथ हुई हैं उनको वो किसी तरह से निगलेक्ट कर सके, किसी तरह से उनके बारे में सोचना बंद कर सके, और इसी के चलते वो भी यही समझते हैं और सो जाते हैं कपड़े चेंज करके। अब जब अगली सुबह आती है, फॉर्चुनेटली सबसे पहला उनको डर ये था कि आंटी उनसे ना पूछे। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा इनसे किसी भी चीज के बारे में, कि रात को कहां से आए थे, कहां गए थे। एक चीज तो, एक जंग तो इनफैक्ट उन्होंने जीत ली थी। अब इसके बाद बात थी दूसरी जंग की। जो चीजें पिछली रात हुई थी, क्या वो रियलिटी थी या फिर कोई धोखा था? योगेश ने बताया, जैसे ही अगले दिन वो उठते हैं, वक्त लगभग 12 साढ़े 12 बजे का हो गया था, लेकिन इस दौरान 3 दोस्त थे जिनसे उठा ही नहीं जा रहा था। योगेश ने बताया वो राज और ऋषभ। जो आकाश था वो थोड़ा बेहतर फील कर रहा था। अब क्योंकि बाकी दोस्त नहीं उठ पा रहे थे, इसी के चलते आकाश हैंडल करता है, खाना बनाता है, साफ सफाई करता है और इन सबको खिलाता है। जिसके बाद शाम होते होते आकाश के साथ भी वही होता है। शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा था। कोई दवाई लेने जाने के लायक भी नहीं था। आंटी के पास जाते, उनसे बातचीत करने, दवाई मांगने, तो वो पूछती कि आखिरकार तुम रात को कहां थे। इस डर की वजह से वो नीचे भी नहीं जाते, अपने ही फ्लैट में रात को डिनर किए बिना सो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया धीरे धीरे इसके बाद चीजें तो बेहतर होनी शुरू हुई थी। वो कॉलेज भी जाना शुरू हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा होता था उनके साथ जो उन्होंने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो सोबर होते हुए इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये था कि सबको शरीर में जो भारीपन महसूस होता था वो तो हो ही रहा था, लेकिन कभी कभार एक दूसरे से बातचीत करते करते वो हंसना शुरू कर देते, और उसके बाद ऐसे हंसते रहते घंटों घंटों, जैसा कि उन्होंने कोई बहुत अजीब सा नशा किया है जिसने उनके ऊपर से उनका कंट्रोल ही छीन लिया है। वो चाहते थे अपनी हंसी रोकना, लेकिन रोक ही नहीं पाते। एक एक घंटा लगातार हंसते ही रहते बिना वजह के, और ये उनको दिख रहा था कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी चीजें खत्म नहीं हुई थी, इससे भयानक होने वाली थी। इनफैक्ट योगेश ने बताया पिछले लगभग 1.5 साल से ये एक दूसरे के साथ रह रहे थे। सब बिल्कुल नॉर्मल थे, ना किसी को स्लीप पैरालिसिस, ना किसी को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम, ना किसी को भयानक सपने पड़ते थे। सबकी जिंदगी आराम से चली हुई थी। लेकिन इसके बाद हर रात सबको कोई ना कोई सपना पड़ता, मतलब बारी बारी से एक एक इंसान को हर रात सपना आया करता था। योगेश ने बताया सबकी शुरुआत जो हुई थी वो आकाश से हुई थी। एक रात वो चीखते हुए उठता है, सबको उठा देता है, लाइट्स ऑन कर देता है। जब सबने देखा तो वो पसीने से भीगा हुआ था। उसको पूछना शुरू किया तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। मतलब एक कमरे में जब सारा सन्नाटा था तो इतनी फास्ट हार्ट बीट थी कि उनको सुनाई दे रही थी। जब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि उसको बहुत अजीब सपना पड़ा था। ऐसा लग रहा था बिस्तर पे ही जब वो सो रहा है, उसके ऊपर किसी का चेहरा है जो उसको घूरे जा रहा है, चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक। अब यहाँ पे बाकी दोस्त उसको शांत कराते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, लेकिन योगेश ने ये भी बताया कि इसके बाद उन्होंने प्रेफर किया था कि वो ड्रिंक नहीं करेंगे, क्योंकि जो हुआ था वो अपने आप में उनको हिम्मत ही नहीं दे रहा था दोबारा ड्रिंक करने की। जैसे तैसे उन्होंने आकाश को सुला दिया। अब ये जो सेम सपना था योगेश ने बताया उसको पड़ा था। अगली रात ये सेम सपना राज को पड़ा था, और उसके बाद ऋषभ को। ये जो चीजें थी ये कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे इसको टैकल कैसे करें। ना वो वहां पे किसी इंसान को जानते थे, किसी डांगरिया या तांत्रिक को जानते थे। डांगरिया उत्तराखंड में वो इंसान होता है जो भगवान और इंसान का मीडियम होता है, या फिर किसी को ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम हो या फिर भूत प्रेत की प्रॉब्लम हो तो ये डांगरिया ट्रांस स्टेट में जाके उनको बताते हैं कि आखिरकार उनको हुआ क्या है। उनमें देवता प्रवेश करते हैं या फिर कभी कभार वो एंटिटी जिसकी वजह से इंसान पजेस हो। वहां पे इस तरह का कोई भी उनका नोन नहीं था। मंदिर तो जाते थे, लेकिन ये किसी तरह से उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। ये चीजें आगे भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ये जो भयानक नाइटमेयर्स थे ये बदलने शुरू हो जाते हैं स्लीप पैरालिसिस में, और उसके बाद स्लीप वॉकिंग में। मतलब कोई भी इंसान सोई क्योंकि वो चारों जमीन पे सोया करते थे, किसी पे चढ़ जाते थे रात को। जब उठते तो देखते कि अगला इंसान जो है वो अपनी सेंसेस में है ही नहीं,
उसको पकड़ के वापस से बिस्तर पे लेके आते, शांत करवाते और उसके बाद सुलाते। लेकिन योगेश ने बताया जब ये चीजें थमने का नाम नहीं ले रही थी, धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी, तो उन्होंने प्लान किया कि बेहतर होगा थोड़े दिनों के लिए वो वापस अपने घर चले जाएं। हो सकता है उनका ये फ्लैट शापित हो गया हो सकता है जो चीजें उनके साथ हुई हैं वो उसी रात की वजह से हो रही हैं, लेकिन यहीं तक हूं, घर पे जाके नॉर्मल हो जाए, स्पेशली जब वो अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। यही कहते हुए सारे के सारे चारों लड़के वीकेंड पे अपने घर चले जाते हैं। योगेश ने बताया बाकियों को उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ पहली ही रात वही चीजें होती हैं, वही भयानक सपना जो कि उसको उठा देता है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। इसको फॉर्चुनेट कहें या फिर अनफॉर्चुनेटली कहें, क्योंकि अगर पेरेंट्स आवाज सुन लेते तो उसकी हेल्प करते। योगेश ने बताया उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कैसे। उसका डर था कि पेरेंट्स आगे पूछेंगे तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। हो सकता है किसी तांत्रिक के पास, किसी डांगरिया के पास अगर वो जाएं तो वो इस सच भी बता दे कि इन्होंने किया क्या है। इसी के चलते उसने चीजें अपने तक ही कंट्रोल करके रखी थी। लेकिन एक रात योगेश ने बताया उसके साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था, जिसने मजबूर कर दिया उसको अपने पेरेंट्स से ये चीजें शेयर करने के लिए। इस दौरान उसने ये भी बताया कि उसकी बात उसकी बाकी 3 दोस्तों से भी हो रही थी और सबके साथ इस तरह का कोई ना कोई भयानक इंसिडेंट हो रहा था। इनफैक्ट योगेश ने बताया कि राज के साथ बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ। उसको रात को ऐसा लग रहा था उसके शरीर को किसी ने, उसकी बाजुओं को इनफैक्ट जकड़ के पकड़ा हुआ है। वो उठने की कोशिश करे तो उठ ना पाए। बहुत मुशक्कत करने के बाद वो अपने बिस्तर से उठा तो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी जो दोनों बाजू हैं वो बिस्तर पे ही किसी ने होल्ड करके रखे हैं। पैर मूव कर रहे थे, बॉडी मूव कर रही थी, उसका मुंह भी चल रहा था, आंखें भी खुल रही थी, लेकिन ये जो बाजू थे ये कंट्रोल में नहीं थे। इसके बाद उसको पता नहीं चला कि कब नींद पड़ गई। सुबह उठा तो उसके बाजुओं पे ब्लैक मार्क्स थे। अब यहाँ पे ये चीज उनको और भी भयानक लगे कि ये तो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। और यही चीज अगली रात योगेश के साथ भी हुई। योगेश ने बताया उसने ये स्टैंड लिया, उसने सोच लिया था कि घर वालों को अगर पता लगे तो लगे, लेकिन वो घर वालों को बता के रहेगा, क्योंकि इन सब की फैमिलीज में से योगेश की फैमिली ही सबसे चिल फैमिली थी और वो जानता था कि वो उनको समझा सकता है अगर उनको सच भी पता चल जाता है डांगरिया से। इसके बाद अगली सुबह वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करता है। वो चीज नहीं बताता जिस वजह से उनको ये लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि वहां से बताना शुरू करता है जब से उनके फ्लैट में उनके साथ ये चीजें होनी शुरू हुई थी और क्या क्या हो रहा था सब एक्सप्लेन करता है। इसके बाद जो इसके पेरेंट्स थे इसको पड़ोस के ही एक डांगरिया के पास लेके जाते हैं। डांगरिया को योगेश ने बताया कि उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद वो कहता है कि बाकी के जो 3 दोस्त हैं उनको भी यहाँ पे बुलाओ, सबका इलाज एक साथ करना पड़ेगा, तभी ये चीजें शांत होंगी, नहीं तो बद से बदतर हो जाएंगी। अब यहाँ पे योगेश की फैमिली सबको फोन करती है, सब लड़कों को योगेश के घर पे बुलाया जाता है और उसके बाद इलाज करना शुरू किया जाता है। योगेश ने बताया अभी तक डांगरिया ने उनको कुछ बताया नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनको देखा ही नहीं था। वो चाहते थे चारों के चारों एक साथ आए। अब चारों जाना शुरू करते हैं पेरेंट्स को घर ही छोड़ के। वो चाहते थे खुद से ही जाने। एक डर भी था कि कहीं डांगरिया सबके सामने ये चीजें कह ना दे। डांगरिया इन सबको असेस करता है, थोड़ी देर अपने पास बैठाता है और उसके बाद पूछता है कि क्या तुमने जानबूझ के किसी चीज से छेड़ा है। चारों दोस्त समझ गए थे कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। योगेश ने बताया इससे पहले वो कुछ बोले राज बहुत डरा हुआ था। वो एक्सप्लेन कर देता है सब कुछ, वो कह देता है जो कुछ भी उन्होंने किया था। अब वो वहां पे कहते हैं कि जो भी एंटिटी थी, जिस भी चीज से किसी इंसान ने, किसी फैमिली ने छुटकारा पाने के लिए सब कुछ किया था, उसको बुलाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसस्टेट में जाना पड़ेगा। डांगरिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन योगेश ने बताया यहाँ पे जो पार्ट हुआ था वो बहुत भयानक था। इससे पहले ये डांगरिया पोजेस हो या फिर ट्रांसस्टेट में जाए, दूसरी तरफ जो राज था वो पोजेस हो जा रहा था और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें रखी हुई थी, जैसे लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल्स बैठने के लिए। ये जो राज था इन्हीं स्टूल्स को उठाता और अपनी चेस्ट पे जोर जोर से मारना शुरू कर देता, जैसे वो खुद को हार्म करना चाहता है, और अजीब सी आवाजें निकालता। इंसान की तरह से बात ही नहीं करता, कोई वर्ड ही नहीं कहता जो उनकी समझ में आए, बस अजीब सी आवाजें। और ये जो स्टूल था इसको अपनी चेस्ट से मारे जाए। वो उसको पकड़ते हैं, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। डांगरिया उसको शांत करते हैं। ये कहते हैं कि आज घर चले जाओ, कल आना, कल देखेंगे क्या होता है, आज चीजें अब ढंग से नहीं हो पाएंगी। ये चारों अब वापस जाते हैं। अगले दिन वापस आते हैं, लेकिन घर पे उन्होंने नहीं बताया था कि डांगरिया ने उनको ये कहा है कि अगले दिन आना, पिछले दिन कुछ भी नहीं हुआ और राज इस तरह से पोजेस हो गया था। उन्होंने बताया कि डांगरिया कह रहा था कि 1 हफ्ता लगातार आना पड़ेगा। पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि नॉर्मल ही बात होगी। इसके बाद ये चारों दोस्त फिर से जाते हैं।
इस दिन डांगरिया फिर से कोशिश करता है और दूसरी तरफ राज ही पोजेस हो जाता है। उसी तरह से आंखें लाल, अजीब सी आवाजें और ये स्टूल उठा उठा के अपने चेस्ट पे मारना। अब इसके बाद डांगरिया समझ गया था कि ये जो एंटिटी है इतनी आसानी से इनको छुटकारा नहीं देगी। सबसे पहले वो एक कच्चा धागा लेता है, उस पर कुछ मंत्र पढ़ता है और सबकी रिस्ट पे बांधता है। लेकिन राज इस सब के दौरान भी पोजेस ही था। इसके बाद वो एक मोटी लोहे की चेन लेके आता है, जिससे वो बार बार राज की पीठ पे मारना शुरू करता है, कुछ मंत्र पढ़ते हुए। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो जो इंसान होता है उसको हार्म नहीं होता, लेकिन जो उसके अंदर एंटिटी होती है उसको ये हार्म होता है। और वैसा ही लिटरली वहां पे हो रहा था। जिसके बाद जो भी चीज जिससे राज पजेस था वो कहना शुरू करती है, नॉर्मल भाषा में बात करना शुरू करती है इस डांगरिया से। योगेश ने बताया उसके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, लोगों को सुना था कि इस तरह की चीजें होती हैं। कोई इंसान पजेस होता है और एक अलग ही स्टेट में चला जाता है, एक अलग ही इंसान बन जाता है। उसने बताया 2025 में उसने पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा। अब इसके बाद जो जो चीजें राज ने बताई वो योगेश ने हमसे शेयर की। उसने बताया कि ये जो फैमिली थी इस पे किसी ने मारण क्रिया की थी। इनका एक फैमिली मेंबर था जो बहुत बुरी तरह से परेशान था और बहुत बुरी तरह से पजेस भी था, जिसके चलते उन्होंने भी कोई डांगरिया बुलाया था जो कि इनका सॉल्यूशन कर रहा था। और मारण क्रिया के तहत जो एंटिटी उन पे हावी हुई थी उसको कुछ ऑफरिंग चाहिए थी। ऑफरिंग वही थी जो मटके में उन्होंने खाना डाला हुआ था, नॉनवेज और चावल, मिठाई डाली हुई थी, चूड़ियां डाली हुई थी, साड़ी डाली हुई थी, और ये जो गोबर का उपला था इस पे लौंग और इलायची रखी थी, ताकि इसकी खुशबू से ये एंटिटी अट्रैक्ट हो और उसको समझ आए कि यहाँ पे इसकी ऑफरिंग रखी हुई है। लेकिन जब इन लोगों ने जाके ये सब कुछ तहस नहस कर दिया, चीजें खा ली या फिर तोड़ दी, इसी चीज ने इस एंटिटी को परेशान कर दिया और उसके बाद उसने इन चारों को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अब इस सब का सॉल्यूशन कैसे होगा। ये जो डांगरिया था ये पूछना शुरू करता है राज से, वही चेन अपने हाथ में लेके, कि तुझे चाहिए क्या। आगे से राज कुछ नहीं कहता, बस हंसता रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चारों चाहिए। सुन के योगेश ने बताया वो चारों फिर से परेशान और डरे हुए थे। हालांकि राज को इन सारी चीजों का इतना एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांस स्टेट में था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपनी होशो आवाज में वो सुनता तो वो भी डरता। डांगरिया ये चेन उसकी पीठ पे मारता है। फिर आगे से राज कहना शुरू करता है कि जो जो इन्होंने खराब किया था वो सारी चीजें दोगुनी करके उसी जगह पे ऑफरिंग चढ़ाना उसी समय पे। डांगरिया उनकी हेल्प करता है, वो कहता है ये सारी चीजें चढ़ाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। योगेश ने बताया उनके गांव से ये जो उसका कॉलेज था, उसका जो हॉस्टल था, वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे था। वहां पे डांगरिया उनके साथ जाता है, एक रात उनके फ्लैट पे रहता है। इसी रात में लगभग 1:15-1:30 बजे के अराउंड उसी जगह पे ये जाते हैं बिना आवाज किए। डांगरिया, योगेश और ऋषभ, बाकी दोनों घर पे थे। वहां पे जाके ये जो ऑफरिंग प्लान की गई थी, ये सारी की सारी ऑफरिंग वहां पे रखी जाती है, माफी मांगी जाती है इस एंटिटी से, और उसके बाद बिना पीछे देखे, बिना बात किए वहां से वो निकल जाते हैं। योगेश ने बताया इस सब के दौरान उसको महसूस हो रहा था वही एक तरह का हाथ जो उसके शोल्डर पे था, उसी तरह की अपीयरेंस उसको महसूस हो रही थी कि उनके सराउंडिंग है, और शायद ये वही एंटिटी है जो कि अपनी ऑफरिंग लेने आई है। योगेश ने बताया उनको खर्चा बहुत करना पड़ा, इस पे दोगुनी चीजें देनी पड़ी जितनी उन्होंने खाई थी, लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने सीख लिया था। चौराहे पे या फिर इस तरह के सुनसान एरियाज में कोई भी इस तरह की चीज अगर रखी हुई हो, उससे उतनी ज्यादा दूरी बना ले जितनी ज्यादा मुमकिन हो सके। इसके बाद योगेश ने बताया थोड़ा सा टाइम लगा, धीरे धीरे चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई। डांगरिया रात भर वहीं रुका ये असेस करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगली सुबह इस डांगरिया ने पुरानी डोरियां इनके हाथों से निकाली। उसने कहा कि ये अशुद्ध हो गई हैं, अब उनको बाहर फेंक दिया, नई डोरियां बनाई, उनके हाथों में पहनाई, और इसके अलावा ये जो उपला और इलायची और लौंग उनको जलाने के लिए दिया। उसने कहा कि अगले 3 दिन कम से कम हर शाम इसको जरूर जलाना और कोशिश करना अगला 1 हफ्ता रात होने के बाद घर से बाहर निकलना ही मत। उन्होंने ये सारी चीजें फॉलो की और फॉर्चुनेटली इसके बाद कुछ भी इस तरह का महसूस नहीं हुआ, ना कोई भयानक सपने, ना किसी को स्लीप पैरालिसिस, ना किसी को स्लीप वॉकिंग, और जो वो हद से ज्यादा हंसते रहते थे बिना किसी टॉपिक के, वो चीजें भी बंद हो गई। लेकिन ये सब कुछ आया था कुछ दुख सहने के बाद, कुछ बहुत भयानक लेसन सीखने के बाद। सो आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि 70% जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया है। इनफैक्ट कईयों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमारी फैमिली कहां कहां तक फैली हुई है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।